गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो करंट अफेयर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स जो कि जुलाई 2023 के हैं। एंड फर्स्ट न्यूज़ है वो है रिलेटेड टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सो रिसेंटली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी न्यूज़ में थी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये आरबीआई ने लॉन्च की है, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये ई रूपी है। ई रूपी का मतलब डिजिटल वर्जन ऑफ आवर करेंसी विच इज़ रूपी, और ये दिसंबर 2022 में लॉन्च की गई थी। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना है हमारे देश का जिसने डिजिटल वर्जन को अडॉप्ट किया है, सीबीडीसी को अडॉप्ट किया है। सीबीडीसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब सीबीडीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब शुरुआत में इसको लॉन्च किया गया था तो 4 बैंक्स के साथ टाई अप किया गया था। ये 4 बैंक्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट। इसके अलावा ये जब लॉन्च किया गया था तो ये 4 सिटीज़ में लॉन्च किया गया था। ये 4 सिटीज़ हैं मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू आर्म्ड माइनिंग पुलिस फोर्स। सो माइनिंग के केस में इलीगल माइनिंग होती है, अवैध खनन जिसको बोलते हैं, उस अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने आर्म्ड फोर्स की अनाउंसमेंट की है। बिहार सरकार की ये बात है, बिहार सरकार ने इसको अनाउंस किया है। और टू बी स्पेसिफिक बिहार सरकार के माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको अनाउंस किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है अवैध खनन यानी इलीगल माइनिंग को रोकना। और इसके लिए 2 परमानेंट आउटपोस्ट बनाई जाएंगी, 2 डिस्ट्रिक्ट में या 2 रीजन में, एक भोजपुर और एक भागलपुर। इसके अलावा बिहार सरकार ने रिसेंटली 44 नए साइबर पुलिस स्टेशन की भी घोषणा की है। 44 न्यू साइबर पुलिस स्टेशंस विल बी सेटअप। सो 2 ऑब्जेक्टिव, 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहला है इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए सरकार ने अनाउंसमेंट की है, 2 जगह पर परमानेंट आउटपोस्ट बनाई जाएंगी, एक है भोजपुर, एक है भागलपुर। दूसरा है कि नए साइबर पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम के केसेस बढ़ने के कारण अब साइबर पुलिस का रिक्वायरमेंट है और उसी को देखते हुए नए 44 साइबर पुलिस स्टेशंस की अनाउंसमेंट की गई है। साइबर क्राइम का मतलब जो कंप्यूटर या एसोसिएटेड डिवाइसेस की मदद से क्राइम कमिट किए जाते हैं। नेक्स्ट है रिलेटेड टू ब्रिज कोलैप्स, जो रिसेंटली एक पुल गिर गया था, उसके कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ है। सो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले अगवनी घाट सुल्तानगंज ये ब्रिज था जो कि भागलपुर में था, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन फर्म थी वो थी एसपी सिंघला कंस्ट्रक्शन फर्म। और ये ब्रिज है वो भागलपुर और खगड़िया को कनेक्ट करता था। ये गंगा पर 6th ब्रिज था जो नॉर्थ बिहार को साउथ बिहार से कनेक्ट करता था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पुल निर्माण में रिस्पॉन्सिबल है। अब इस ब्रिज के कोलैप्स के बाद इसके नए एमडी अपॉइंट किए गए हैं। पुराने एमडी थे नीरज सक्सेना, जिनको ब्रिज कोलैप्स के बाद हटाया गया है, और नए एमडी बने हैं अभय कुमार सिंह। सो 3-4 इंपॉर्टेंट टर्म्स और इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि कंस्ट्रक्शन फर्म कौन सा था, ये ब्रिज है वो किस किस एरिया को कनेक्ट कर रहा था, साउथ बिहार को नॉर्थ बिहार से कनेक्ट करता था। उसके अलावा जो गंगा रिवर है उस पर ये 6th ब्रिज था। इसके साथ साथ जो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड है उसका नया एमडी भी अपॉइंट किया गया है, और उसके नए एमडी हैं मिस्टर अभय कुमार सिंह, और जो पुराने एमडी थे वो थे मिस्टर नीरज सक्सेना। नेक्स्ट न्यूज़ है नालंदा। ये एक बुक है और जिसके ऑथर हैं मिस्टर अभय के। ये 2024 में पब्लिश होने वाली है। क्योंकि ये बुक बिहार से एसोसिएटेड है तो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और इस बुक के ऑथर हैं मिस्टर अभय के। नालंदा से रिलेटेड एक और बुक रिसेंटली न्यूज़ में थी जिसका नाम है अंटिल वी मीट अगेन, और इस बुक के ऑथर हैं गौतम बोरा। इसके अलावा नालंदा एक और इवेंट के कारण न्यूज़ में था। एक्चुअली रिसेंटली नेशनल लेवल स्टाम्प डिज़ाइन कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया गया था, और इस कंपटीशन में बिहार शरीफ की अमीशा ने ये कंपटीशन जीता है।
बेसिकली वो नालंदा से हैं और ये कंपटीशन इंडिया पोस्ट ने आयोजित करवाया था। कंपटीशन का नाम क्या है? नेशनल लेवल स्टाम्प डिज़ाइन कंपटीशन, यानी जो स्टाम्प्स होती हैं जो पोस्टेज के टाइम पर यूज़ की जाती हैं उसके लिए कंपटीशन आयोजित करवाया गया था। कंपटीशन किसने आयोजित करवाया था? इंडिया पोस्ट ने। और इस कंपटीशन का जो विनर है, इसकी विनर थी अमीशा, जो कि नालंदा से हैं। सो ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं नालंदा से रिलेटेड। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड। सो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड एक फ्रेमवर्क है जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज की जाती है। और इस रैंकिंग के हिसाब से बिहार में एम्स पटना है, उसका रैंकिंग है 27th और इसका स्कोर है 57.30। बिहार की तरफ से इस रैंकिंग में आने वाला ये अकेला मेडिकल कॉलेज है या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। ओवरऑल अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पर है IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु सेकंड पोजीशन पर है और IIT दिल्ली है वो थर्ड पोजीशन पर है और एम्स पटना है वो 27th पोजीशन पर है। सो फर्स्ट पर है IIT मद्रास, सेकंड पर है IISc बेंगलुरु और थर्ड पर है IIT दिल्ली, एम्स पटना 27th पोजीशन पर। अगर बाकी कैटेगरीज की परफॉर्मेंस देखें तो यूनिवर्सिटीज़ के मामले में और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के मामले में IISc बेंगलुरु टॉप पोजीशन पर है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के मामले में IIT मद्रास और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के मामले में एम्स टॉप पोजीशन पर है। इसके अलावा रिसेंटली एजुकेशन के कंटेक्स्ट में एक और कंट्रोवर्सी न्यूज़ में थी। एक है क्रेडिट बेस्ड, एक है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो कि एक एजुकेशन सिस्टम है कि आप अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स ले सकते हो और फिर उन सब्जेक्ट्स को परस्यू कर सकते हो। सो इसको लागू करने को लेकर बिहार सरकार और बिहार के राज्यपाल के बीच में एक कन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा रिसेंटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसका नाम बदल कर रख दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन। सो डिपार्टमेंट का नाम बदला गया है। एक ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, ये न्यूज़ में था। इसके अलावा बिहार की पहली यूनिवर्सिटी बनी है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जिनको A++ का ग्रेड मिला है, A++ का ग्रेड मिला है और ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो कि बोध गया में है। ये ग्रेड किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, और ये ग्रेड है, ये हाईएस्ट लेवल का ग्रेड है, यानी कि जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन से उनको ये ग्रेड मिलता है। और बिहार में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को ये ग्रेड या ये एक्रेडिटेशन दिया गया है। कौन सा ग्रेड है? A++, जो कि NAAC के द्वारा दिया जाता है। और बिहार की तरफ से किसको मिला है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो कि बोध गया में है, बोध गया। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, यानी CM एरिया डेवलपमेंट स्कीम। सो इस स्कीम के तहत पहले 3 करोड़ रुपए दिए जाते थे MLA को, MLA है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब 3 करोड़ की जगह पर 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे हर साल। इसी तरीके का एक स्कीम है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये तो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी एक ऐसा ही स्कीम है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जो कि 1993 में स्टार्ट किया गया था। और इसके लिए जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस स्कीम के तहत 5 करोड़ रुपए हर साल दिए जाने हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, ताकि वो अपने लोकल एरिया में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सकें। और ये फंड नॉन लैप्सेबल है। नॉन लैप्सेबल फंड का मतलब है कि पैसे अगर इस साल खर्च नहीं हुए हैं, लेट्स से 5 करोड़ रुपए किसी MP को मिले हैं और उनकी तरफ से सिर्फ 2 करोड़ का खर्चा हुआ है, सो 3 करोड़ है, 3 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और फाइनेंस किए जा सकते हैं। सो ये 3 करोड़ है, ये नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड होने का मतलब है नेक्स्ट ईयर इनको ऐड कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर के लिए टोटल अमाउंट कितना हो गया? 5 करोड़ तो उस साल के लिए मिलने वाले हैं और 3 करोड़ रुपए ये जो एडिशनल हैं, जो पीछे वाले साल के बाकी हैं, वो भी होंगे, तो टोटल 8 करोड़ हो जाएंगे। ऐसे फंड को हम नॉन लैप्सेबल फंड बोलते हैं। ओके, ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है ये काम कहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं? तो ये अपनी खुद की लोकसभा मेंबर हैं, वो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, राज्यसभा मेंबर हैं वो अपने राज्य में जहाँ से उनको इलेक्ट किया गया है,
और जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो थ्रू आउट कंट्री कहीं पर भी ये काम रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अप टू 25 लाख रुपी पर ईयर कैन बी स्पेंट फॉर नेचुरल कैलेमिटी और फॉर नेशनल यूनिटी, यानी राष्ट्रीय एकता के लिए 25 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकते हैं अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर। इसके अलावा नेचुरल कैलेमिटी यानी डिजास्टर है, आपदा है, उसके कंटेक्स्ट में भी 25 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर। ये दोनों प्रोविजन है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर की बात है। और अप टू 1 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं अगर वो बहुत सीवियर नेचर का डिजास्टर है, बहुत सीरियस डिजास्टर है, उस केस में अप टू 1 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं। इसके अलावा इस स्कीम के तहत जो काम होगा रफली 15% जो शेड्यूल्ड कास्ट एरियाज है वहां पर काम है और रफली 7.5% जो फंड है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एरिया में एसेट डेवलप करवाने के लिए काम में लिया जाना है। सो 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़। सबसे पहले सीएम लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, वो न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि पहले 3 करोड़ मिलते थे, अब 4 करोड़। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एमपी लार्ड्स की, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि इसमें 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर सकते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो अपने स्टेट में रिकमेंड कर सकते हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो एनीवेयर कहीं पर भी कर सकते हैं। ओके, ये फंड नॉन लैप्सेबल फंड है। और जो 7.5% वर्क है यानी एसेट क्रिएशन होना है वो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में होना है, 15% शेड्यूल्ड कास्ट एरियाज में होना है। ओके, अप टू 25 लाख रुपीज है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर भी खर्च कर सकते हैं टू प्रमोट नेशनल यूनिटी। इसके अलावा ये स्कीम मोस्पाई के अंडर में है। मोस्पाई क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है एनएसओ, और एनएसओ को 2 संस्थाओं को मर्ज करके बनाया गया है, एनएसएसओ एंड सीएसओ। और ये एनएसओ जीडीपी रिलेटेड डेटा रिलीज करती है। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी जीडीपी का जो बेस ईयर है वो है 2011-12। बिहार की जीडीपी की अगर मैं बात करूं, जीएसडीपी जिसको बोलते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो बिहार का अगर जीएसडीपी की बात करें तो इसका साइज है 8.59 लाख करोड़। ये बिहार के बजट में बताया गया है, प्रोजेक्टेड जीडीपी इतना होने वाला है हमारा। उसके साथ साथ जो आने वाला साल है यानी 23-24 की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो है 8.9%। नेक्स्ट है रिलेटेड टू 15th फाइनेंस कमीशन। सो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है एनके सिंह। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे केसी नियोगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, फाइनेंस कमीशन का जो गठन है वो आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है, आर्टिकल 280। हाँ, सो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली 3rd इंस्टॉलमेंट रिलीज की है स्टेट्स को। फाइनेंस कमीशन है उसका काम है रिकमेंडेशन देना, और उन रिकमेंडेशन के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को रिसोर्स अलोकेट करती है। 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है कि 41% रिसोर्सेज अलोकेट किए जाने चाहिए स्टेट्स को। ये 15th का रिकमेंडेशन था। 14th का रिकमेंडेशन था 42% और 13th का रिकमेंडेशन था 32%। 41%, 42%, 32%, एटलीस्ट आपको 3 का तो ध्यान में होना चाहिए। ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, फाइनेंस कमीशन ने किन क्राइटेरिया के बेसिस पर ये अलोकेशन रिकमेंड किया है? तो ये क्राइटेरिया है पॉपुलेशन भी एक क्राइटेरिया है, एरिया भी एक क्राइटेरिया है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस का मतलब है कि स्टेट जिसका सबसे ज़्यादा इनकम है और जिस स्टेट के लिए हमें रिसोर्सेज अलोकेट करने हैं,
जितना इन दोनों के बीच गैप होगा, जो बैकवर्ड स्टेट है उसको उतना ही ज़्यादा रिसोर्स दिया जाएगा। इसके अलावा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का मतलब है कि स्टेट ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए हैं। एंड लास्ट है टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट, यानी टैक्स कलेक्शन के लिए उन्होंने कितने एफर्ट किए हैं, उनका टैक्सेशन स्ट्रक्चर है वो कितना इफिशिएंट है। सो आपको ये पैरामीटर्स और इनका वेटेज है वो आपको पता होना चाहिए, ये आपने स्टैटिक पार्ट में भी पढ़ा होगा, सो उसको रिवाइज करिए आप। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। सो इस स्कीम के तहत प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी को सब्सिडीज दी जाएगी ऑन द लाइंस ऑफ पैक्स। पैक्स क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। सो बिहार में 2006 के बाद एपीएमसी एक्ट को अबोलिश कर दिया गया था, और जो अब एपीएमसी वाला काम है वो किसके थ्रू होता है? पैक्स के थ्रू होता है। पैक्स क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। रिसेंटली सरकार ने बजट में भी अनाउंस किया था कि पैक्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन यानी कंप्यूटराइजेशन के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए सरकार पैसे अनाउंस करेगी। तो रफली 63,000 पैक्स के मॉडर्नाइजेशन या डिजिटाइजेशन के लिए सरकार ने ये घोषणा की है। इसके अलावा इस स्कीम के तहत जो पैक्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 15 लाख रुपए तक की। उसमें से 50% लोन होगा और 50% ग्रांट होगा। लोन और ग्रांट में मेजर डिफरेंस ये है कि लोन है उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। ग्रांट का मतलब है वो पैसे आपको यूनिलेटरली दिए गए हैं, वापस नहीं लिए जाने हैं। सो 50% अमाउंट है वो लोन दिया जाएगा और 50% अमाउंट है वो ग्रांट दिया जाएगा। टोटल अमाउंट कितना है? 15 लाख रुपए हैं। इसके अलावा अगर पैक्स की बात करूं तो पैक्स का बिहार में रोल और भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एपीएमसी को 2006 में बिहार में अबोलिश कर दिया गया था। एपीएमसी है सिंपलेस्ट सेंस में अनाज मंडी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। नेक्स्ट है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, दैट इज एनटीपीएस। सो रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि बिहार 5वां ऐसा राज्य बना है जिन्होंने एनटीपीएस को इम्प्लीमेंट किया है। तो बिहार से पहले किन किन ने ये इम्प्लीमेंट किया है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। एनटीपीएस एक्चुअली है क्या? तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ट्रांजिट सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए काम में लिया जाता है। ट्रांजिट सिस्टम का मतलब है इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए कुछ ट्रांजिट अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ती है, और उस अप्रूवल के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिस प्लेटफॉर्म का नाम है एनटीपीएस, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। और इस सिस्टम को लागू करने वाला बिहार 5वां राज्य बना है। बिहार से पहले मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर ये लागू कर चुके हैं। इसके अलावा रिसेंटली बिहार एक और इवेंट के कारण न्यूज़ में था। बिहार में 135th डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा जयंती मनाई गई थी, जिनको बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। और इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने मॉडर्न बिहार के क्रिएशन में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इन्होंने गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में भी साथ दिया था, और इन्होंने कांग्रेस के नागपुर सेशन जो कि 1920 में हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। इसीलिए इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको टाइटल दिया गया है बिहार विभूति। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल, जिसको विराट रामायण मंदिर भी बोला गया है, और ये ईस्ट चंपारण में होने वाला है, जो कथवैलिया बहुवारा विलेजेस का एक ग्रुप है, वहाँ पर ये सेटअप किया जाना है, वहाँ पर ये बनाया जाना है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल होगा। इसके अलावा G20 के कंटेक्स्ट में भी पटना न्यूज़ में था, क्योंकि G20 का पटना में एक मीटिंग हुआ था जो लेबर 20 के नाम से जाना जाता है, या L20। लेबर 20 का मतलब G20 देशों के लेबर ग्रुप्स का, और ये समिट हुआ था, और इसका जो वेन्यू था इवेंट का वो था ज्ञान भवन जो पटना में है। और इस इवेंट के लिए प्रेसिडेंट थे हृदय पांडे, जो कि भारतीय मजदूर संघ BMS के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा रिसेंटली बिहार एक और इवेंट के कारण न्यूज़ में था, बेस्ट लेजिस्लेचर अवार्ड। सो जो MLAs हैं
उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और बिहार की तरफ से ये अवार्ड दिया गया था डॉक्टर शकील अहमद खान को, जो कि कांग्रेस के एमएलए हैं और ये कदवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्टेड हैं, जो कि कटिहार में है। सो जुलाई महीने के बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स में हम इतना ही एस्पेक्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे नेशनल इश्यूज जो कि जुलाई 2023 के होंगे। फर्स्ट रिलेटेड टू चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, दैट इज CPSC। सो रिसेंटली ये कमेटी न्यूज़ में थी। इस कमेटी को सेटअप किया है NTCA ने। NTCA क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से सेटअप की गई है और ये एक्ट 1972 का है। सो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसको 2005 में सेटअप किया गया था और इसके चेयरपर्सन हैं वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर होते हैं। NTCA है वो प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंट करती है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टाइगर कंजर्वेशन। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर मैं बात करूं तो ये 1973 में स्टार्ट किया गया था। ओके, नाउ कमिंग बैक टू CPSC। CPSC क्या था? चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी। सो इस कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो है डॉक्टर राजेश गोपाल, जो कि ग्लोबल टाइगर फोरम के सेक्रेटरी जनरल हैं। इंडिया में चीता हैं वो 1952 में एक्सटिंक्ट हो गए थे, यानी अब हमारे यहाँ नेचुरली चीता नहीं पाए जाते। तो चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया। रीइंट्रोड्यूस का मतलब हम बाहर से चीता लेके आ रहे हैं और उनको इंडियन हैबिटेशन में रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ये कूनो टाइगर रिजर्व या कूनो नेशनल पार्क में रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। और ये चीता लाए कहाँ से जा रहे हैं? ये अफ्रीकन चीता हैं जो कि साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाए जा रहे हैं। सो 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, NTCA क्या है? NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के हिसाब से सेटअप की गई है। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं वो इस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं। इस NTCA ने चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी का सेटअप किया है। ये जो कमेटी है वो चीता रीइंट्रोडक्शन जो प्लान है हमारा उसको इम्प्लीमेंट करने वाली है, ओवरसी करने वाली है। चीता हम रीइंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चीता 1952 से ही इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गए थे। अब हम साउथ अफ्रीका और नामीबिया से 2 कंट्री से चीता लेकर इंडिया के कूनो नेशनल पार्क में उनको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ऑलरेडी एक्चुअली कर चुके हैं। ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? सो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू लिटिल इंडिया। सो सिडनी का जो हैरिस पार्क है उसका नाम अब लिटिल इंडिया रख दिया गया है। एक्चुअली वहाँ पर इंडियन लोग काफ़ी हैं, तो उसी के कंटेक्स्ट में इस हैरिस पार्क का नाम रखकर लिटिल इंडिया रख दिया गया है। ये सिडनी में है और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू टीपू सुल्तान स्वॉर्ड। सो जो टीपू सुल्तान की तलवार थी, रिसेंटली उसका ऑक्शन हुआ था और ये लंदन में हुआ था और इसके लिए बोली लगाई गई थी 14 मिलियन पाउंड्स की। सो बोली लंदन में लगाई गई थी 14 मिलियन पाउंड्स की। तो 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने यहाँ पर कवर की हैं। एक है हैरिस पार्क का नाम अब बदलकर लिटिल इंडिया रख दिया गया है, एक टीपू सुल्तान की जो तलवार है वो, और एक CPSC जो कि चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। सो इससे रिलेटेड बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। सो इसका इनॉग्रेशन है 28 मई को किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर, और 28 मई है वो बर्थ एनिवर्सरी है VD सावरकर की। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन को कोमेमोरेट करने के लिए 75 रुपीज़ का कॉइन भी इंट्रोड्यूस किया गया था। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की सीटिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ किया गया है, यानी कि नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, बैठने की जो क्षमता है उसको इंक्रीज़ किया गया है। सो लोकसभा के अंदर है 888 सीट्स और राज्यसभा के अंदर है 384, 888 एंड 384। ये है राज्यसभा में, ये है लोकसभा में। इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट 971 करोड़ रुपए था। इनिशियली ये था 861.9 करोड़,
और इसको तैयार किया है टाटा प्रोजेक्ट्स ने। अगर डिज़ाइन की बात करें तो ये डिज़ाइन किया गया है HCP डिज़ाइन प्लानिंग प्राइवेट लिमिटेड, और इसके अगर मेन आर्किटेक्ट की बात करें तो इसके मेन आर्किटेक्ट हैं बिमल पटेल, जो कि अहमदाबाद बेस्ड है। सो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट की शेप की बात करें तो ये ट्रायंगुलर शेप है। इसके 3 मेन गेट हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार एंड कर्म द्वार। ज्ञान, शक्ति एंड कर्म। अगर नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करें तो ये सेंट्रल विस्टा एक प्रोजेक्ट है, जो हम अगली स्लाइड में उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये एक पार्ट है। ओल्ड अगर लोकसभा की बात करें तो उसका 3 टाइम्स साइज है नई लोकसभा का, और इसका डिज़ाइन है, लोकसभा का जो डिज़ाइन है दैट इज़ इंस्पायर्ड बाय पीकॉक। सो LS दैट इज़ लोकसभा है, उसका सीटिंग कैपेसिटी है 888 और उसका डिज़ाइन है इंस्पायर्ड बाय पीकॉक। जबकि राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो उसका डिज़ाइन है इंस्पायर्ड बाय लोटस राज्यसभा, और उसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी है 384 और उसका डिज़ाइन इंस्पायर्ड है बाय लोटस। ओवरऑल अगर पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करें तो उसका जो शेप है वो है ट्रायंगुलर शेप। नेक्स्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, उसमें मल्टीपल सब प्रोजेक्ट हैं। पहला सब प्रोजेक्ट है इसमें पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसके अलावा सेंट्रल सेक्रेटरीट होगा, नया सेंट्रल सेक्रेटरीट, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट के नए रेजिडेंस और PMO का नया बिल्डिंग। ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। इसमें से हमने नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था 28 मई को, जो कि VD सावरकर का बर्थ एनिवर्सरी है। नया पार्लियामेंट का जो शेप वो ट्रायंगुलर है। लोकसभा का जो शेप है वो है पीकॉक से इंस्पायर्ड। राज्यसभा का जो शेप है दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम लोटस। सेंट्रल विस्टा की एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट की अगर बात करें तो ये है रफली 20,000 करोड़, और अगर सिर्फ पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की बात करें, नई बिल्डिंग की, तो इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 971 करोड़, जो कि हमने यहाँ पर कवर किया है। एक्चुअल ओरिजिनल जो कॉस्ट था, इनिशियल कॉस्ट था, दैट वाज 861.9 करोड़। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू वंदे भारत। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली वंदे भारत ट्रेन है वो रिसेंटली चलाई गई थी। ये गुवाहाटी को नई जलपाईगुड़ी से कनेक्ट करती है। न्यू जलपाईगुड़ी है वो वेस्ट बंगाल में है, गुवाहाटी आसाम में है। इसके अलावा आसाम का जो रेलवे स्टेशन था वो भी रिसेंटली न्यूज़ में था, बिकॉज इसको ईट राइट स्टेशन का टैग दिया गया है। ईट राइट सही फूड को प्रमोट करने के लिए FSSAI की एक पहल है। FSSAI क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू ए प्रोग्राम, लीड्स प्रोग्राम है जिसका फुल फॉर्म है लीडरशिप प्रोग्राम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो एज द नेम सजेस्ट इसका मेन ऑब्जेक्टिव है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लीडरशिप को प्रमोट करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। और इसको लॉन्च किया है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एंड इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, दैट इज INSA। सो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस प्लस INSA, दैट इज इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी। गुड गवर्नेंस की अगर बात करें तो ये 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की। गुड गवर्नेंस वीक या सुशासन सप्ताह की अगर हम बात करें तो ये 19 से 25 दिसंबर के बीच सेलिब्रेट किया जाता है, यानी सप्ताह के आखिरी दिन हम गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं, जो गुड गवर्नेंस वीक है उसके आखिरी दिन। इसके अलावा भारत का पहला राज्य बना है जिसने गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस अप्रूव की हैं, ये राज्य है महाराष्ट्र। और डिस्ट्रिक्ट वाइज गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज़ की है अरुणाचल प्रदेश ने
अरुणाचल प्रदेश, और नॉर्थ ईस्ट में ऐसा करने वाला, दैट मीन्स डिस्ट्रिक्ट वाइज गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी करने वाला अरुणाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की हमने थोड़ी देर पहले बात की, जो कनेक्ट करती है गुवाहाटी को न्यू जलपाईगुड़ी से, जो कि वेस्ट बंगाल में है, गुवाहाटी आसाम में है। और इस गुवाहाटी के स्टेशन को ईट राइट टैग मिला था, ईट राइट, जो कि FSSAI का एक इनिशिएटिव है। FSSAI क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में है। ओके, नेक्स्ट है इंडियाज GDP। GDP का मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें। GDP का जो डेटा है वो NSO के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। NSO है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पाई के अंडर में। सो 2022-23 के लिए हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट वाज 7.2%। रियल GDP की बात करें, रियल GDP की, तो हमारा रियल GDP का साइज़ है 160 लाख करोड़, और नॉमिनल GDP की अगर बात करें तो इसका साइज़ है 272 लाख करोड़। GDP के मामले में परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया 3rd पोजीशन पर है, और नॉमिनल GDP के मामले में इंडिया 5th पोजीशन पर है। लास्ट ईयर, दैट मीन्स 2022-23 में हमारा फिस्कल डेफिसिट था 6.4%, और नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा टारगेट है 5.9%। सो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। मैं यहीं पर लिख देता हूं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंडिया का रियल GDP है, रियल GDP 160 लाख करोड़। लास्ट ईयर कितना था? 160 से पुराने वाली साल इट वाज 149 लाख करोड़। नॉमिनल GDP है, नॉमिनल GDP ये है 272 लाख करोड़, जो कि लास्ट ईयर था 234 लाख करोड़। रियल GDP के अंदर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ये है 7.2%। लास्ट के 3 साल की अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, सो लास्ट टू लास्ट ईयर ग्रोथ था 7.8% माइनस में क्यों था? बिकॉज ऑफ कोविड, यानी कि हमारा इकोनॉमी है वो श्रिंक हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारा ग्रोथ था 9.1%, और उससे नेक्स्ट ईयर था 7.2%। ये डेटा है 2022-23 का, ये है 21-22, और ये है 20-21। ओके, ये तो है नेशनल GDP की बात। नॉमिनल GDP के मामले में इंडिया 5th पोजीशन पर है, USA टॉप पोजीशन पर है। नॉमिनल GDP के मामले में हमारा GDP साइज है रफली 3.5 ट्रिलियन, जबकि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है, USA 2nd पोजीशन पर है, और चाइना 1st पोजीशन पर है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। बिहार की अगर मैं GDP की बात करूं तो बिहार का GDP है 8.59 लाख करोड़ एज पर नॉमिनल, यानी करंट के प्राइसेस के हिसाब से। और बिहार सरकार ने अपने प्रोजेक्शंस में बताया है कि अगले साल, यानी आने वाले साल 2023-24 में बिहार का जो ग्रोथ रेट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 8.9%। बिहार का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 3%, और रेवेन्यू है बिहार का सरप्लस में, जो कि 0.5% ऑफ बिहार ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल लेवल की अगर मैं बात करूं तो हमारा नेशनल लेवल के लिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 5.9%। लास्ट ईयर, दैट मीन्स 2022-23 में हमारा फिस्कल डेफिसिट था 6.4%। रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट है 2.9%, और प्राइमरी डेफिसिट का टारगेट है 2.3%। नंबर्स आपको ध्यान में रखने हैं, नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, जो आपके मेंस एग्जाम में भी काम आने वाले हैं। नेक्स्ट रिलेटेड टू ग्रेन स्टोरेज प्लान। ग्रेन स्टोरेज प्लान का मतलब है हमारे यहाँ फूड ग्रेन्स की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सफिशिएंट नहीं है, और इसकी वजह से हर साल बहुत सारा अनाज है वो बर्बाद हो जाता है। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रेन स्टोरेज प्लान अनाउंस किया है, जिसके तहत हम पैक्स की मदद से, पैक्स क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़,
पैक्स की मदद से हम फूड ग्रेन्स को स्टोर करेंगे। एज ऑफ नाउ हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी है दैट इज़ लेस देन 50%, यानी कि हम जितना प्रोड्यूस करते हैं उसका रफली 50% ही हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है। और इसीलिए फार्मर्स को जैसे ही अनाज निकलता है, जैसे ही फसल निकलती है, उसको बेचना पड़ता है क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। सो रिसेंटली ये नया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है, जिसके तहत हम अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे और इसके थ्रू हम 700 लाख टन का हमारा स्टोरेज कैपेसिटी और इंक्रीज़ करेंगे। 700 लाख टन का आने वाले 5 साल में। अभी हमारा स्टोरेज कैपेसिटी है रफली 1450 लाख करोड़, रफली 1450 लाख करोड़ का 1450 लाख टन का हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है और आने वाले 5 साल में हम 700 लाख टन का स्टोरेज कैपेसिटी और इंक्रीज़ करेंगे। इसके लिए जो आउटले है वो है 1 लाख करोड़। एक्चुअली इस इनिशिएटिव के थ्रू हमने 8 एग्जिस्टिंग स्कीम्स को मर्ज किया है, 8 एग्जिस्टिंग स्कीम्स को मर्ज किया है और उसी मर्जर के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और जो स्टोरेज फैसिलिटी होगी वो पैक्स के लेवल पर होगी। पैक्स का मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। 1 लाख से ज़्यादा जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उनके साथ टाई अप किया जाएगा ताकि वहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटी को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा यूनियन बजट ने भी पैक्स के कंप्यूटराइजेशन या डिजिटाइजेशन के लिए प्रोविजंस बताए हैं और ऑब्जेक्टिव है कि हम 63,000 पैक्स हैं उनको डिजिटाइज करें, उनको कंप्यूटर से कनेक्ट करें, कंप्यूटराइजेशन करें और इसके लिए यूनियन बजट में 2516 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया गया है। ये आने वाले 5 साल में किया जाएगा। 63,000 पैक्स, 1 लाख से ज़्यादा हमारे पास पैक्स हैं। पैक्स के थ्रू हम अपना स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएंगे। स्टोरेज कैपेसिटी हमने 700 लाख टन का इंक्रीज़ करना है आने वाले 5 साल में। अभी हमारा स्टोरेज कैपेसिटी है रफली 1450 लाख टन। और इस इनिशिएटिव के लिए जो चेयरपर्सन होंगे, चेयरपर्सन एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के जो कमेटी इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी, इस कमेटी के चेयरपर्सन है मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव या कोऑपरेशन। इसके अलावा उनके अलावा 3 और मिनिस्टर हैं जो इसके मेंबर होंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फूड प्रोसेसिंग और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर। अगर मैं बात करूं इसको इम्प्लीमेंट करने की तो ये है आईएमसी। आईएमसी क्या है? इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी। आईएमसी के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसके चेयरपर्सन है मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। इसके अलावा 3 और मिनिस्टर्स हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर। जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि इस इनिशिएटिव के थ्रू हम 8 एग्जिस्टिंग स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, 8 एग्जिस्टिंग स्कीम्स को कन्वर्ज करेंगे। ये 8 एग्जिस्टिंग स्कीम्स कौन सी हैं? इसमें से 4 स्कीम्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की हैं, 2 स्कीम्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की हैं और 2 स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की। आप एक बार स्लाइड पॉज करके इन स्कीम्स को ज़रूर देख लें ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप उसको ईजिली आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू CITIIS। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है। इसका फुल फॉर्म है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन, यानी कि ऑब्जेक्टिव इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड है और इसको रिसेंटली अप्रूव किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ये 4 साल का एक इनिशिएटिव है, 2023 से 2027 के बीच इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ये एक कंपोनेंट है कौन सी स्कीम का? स्मार्ट सिटीज़ मिशन का। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के थ्रू हम अपना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज करेंगे, स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे जो मॉडर्न नीड्स को टैकल कर सकें, मॉडर्न प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने फ्रांस की एक डेवलपमेंट एजेंसी, यूरोपियन यूनियन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ टाई अप किया है। अगर CITIIS 1.0 की बात करें तो ये 2018 में लॉन्च किया गया था और इसको 12 शहर में लॉन्च किया गया था जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू NUB अक्रेडिटेशन। NUB का फुल फॉर्म है नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। ये हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए एक सर्टिफिकेशन या अक्रेडिटेशन प्रोग्राम है। रिसेंटली
एम्स नागपुर है वो न्यूज़ में थी, क्योंकि ये पहला एम्स बना है हमारे देश का जिसको नब एक्रेडिटेशन दिया गया है। ये हाईएस्ट लेवल का स्टैंडर्ड है जो एम्स नागपुर को मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। सो रिसेंटली ओडिशा में ट्रेन कोलिजन इंसिडेंट हुआ था, उसी के कंटेक्स्ट में ये वाला टर्म न्यूज़ में था कवच, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है रेलवे एक्सीडेंट को रोकना, और ये काम करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर। सो अलग अलग ट्रेन्स में ये डिवाइसेस होते हैं, और जब ट्रेन्स बिल्कुल पास आने को हो तो ये डिवाइसेस की मदद से रेल को रोका जा सकता है। दैट मीन्स ये डिवाइसेस हैं वो ट्रेन को रोक सकते हैं ताकि जो कोलिजन है, जो टकराव है, उसको रोका जा सके। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिसेंटली कवच वाज इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू, सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रेन्स के बीच में कोलिजन यानी टकराव को रोकना। इसको डेवलप किया है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO, जो कि लखनऊ में है, और ये इंडियन रेलवेज़ की एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये डिवाइसेस हैं, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, यूजिंग अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट न्यूज़ है, सरकार ने मणिपुर वायलेंस को प्रोब करने के लिए 3 मेंबर पैनल सेटअप किया है, जिसको सेटअप किया गया है अंडर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट अजय लांबा के। उनके अलावा 2 और मेंबर हैं, आलोक प्रभाकर एंड हिमांशु शेखर। इसके साथ साथ ये जो कमेटी है 3 मेंबर कमेटी, इसके साथ साथ एक और कमेटी थी मणिपुर से रिलेटेड, मणिपुर पीस कमेटी, जिसको अनुसुईया उइके के अंडर में सेटअप किया गया है, जो कि मणिपुर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू मेकेदातु प्रोजेक्ट। सो ये एक प्रोजेक्ट है जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कन्फ्लिक्ट का कारण है। कर्नाटक है वो एक डैम बनाना चाह रहा है ताकि उस डैम से कर्नाटक के लोगों को, स्पेसिफिकली बेंगलुरु के लोगों को पीने का पानी मिल सके और कर्नाटक को बिजली मिल सके। तमिलनाडु का कहना है कि अगर ये डैम बनाया जाएगा तो तमिलनाडु के पास पानी कम आएगा, और इसी वजह से दोनों स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट है। सो 3-4 फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, इसका ऑब्जेक्टिव, यानी कर्नाटक क्यों बनाने वाला है इसको। सो कर्नाटक को इससे पीने का पानी मिलेगा, इससे बिजली मिलेगी। और तमिलनाडु क्यों अपोज कर रहा है, क्योंकि तमिलनाडु का कहना है कि इससे तमिलनाडु में आने वाला जो पानी है वो कम हो जाएगा। सो ये 9,000 करोड़ का एक डैम है जो कि कर्नाटक में बनने वाला है, और ये कहाँ पर बनेगा, ये 2 नदियों के कॉन्फ्लुएंस पर बनेगा। 2 नदी कौन कौन सी हैं, एक तो कावेरी नदी और एक कावेरी की ट्रिब्यूटरी है अर्कावती रिवर। यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस का मतलब 2 नदी जहाँ पर ज्वाइन कर रही हो वहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनने वाला है, और इससे बेंगलुरु के लोगों को पानी मिलेगा और बिजली मिलेगी। बिजली 400 मेगावाट पावर जनरेट होगी। ये एंटायर डिस्प्यूट है। अगर जोग्राफिकल लोकेशन की बात देखें तो ये है कर्नाटका, और ये इस प्रोजेक्ट का लोकेशन है ये तमिलनाडु है। सो दैट मीन्स ये जो रिवर है, रिवर का पानी यहाँ से फिर तमिलनाडु के अंडर एंटर होगा, और तमिलनाडु का यही कंसर्न है कि अगर कर्नाटक डैम बनाएगा तो हमारे फार्मर्स के लिए पानी कम बचेगा, और इसीलिए तमिलनाडु इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू FSSAI ट्रेनिंग सेंटर। सो रिसेंटली FSSAI ट्रेनिंग सेंटर है वो हेल्थ मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है, ये यूपी के गाजियाबाद में है। FSSAI क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में है। इसके अलावा FSSAI ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक फूड सेफ्टी ऐप लॉन्च किया है और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसको नाम दिया गया है FOSTAC। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। सो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का कॉन्सेप्ट ये है कि हम कुछ पेट्रोल है या कुछ फ्यूल है वो रिजर्व करके रखेंगे, ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन में जब हमारे इंपोर्ट्स में कुछ दिक्कत आए तो हमारे पास सफिशिएंट फ्यूल रहे। उसी के लिए हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहे हैं, और ये मल्टीपल लोकेशंस पर बनाया जाने वाला है। ये लोकेशंस हैं, फर्स्ट फेज़ की अगर मैं लोकेशंस की बात करूं तो ये 3 लोकेशंस हैं, विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, मैंगलोर जो कि कर्नाटक में है, और पदूर जो कि कर्नाटक में है। ये फर्स्ट फेज़ में है। सेकेंड फेज़ की अगर बात करूं तो उसमें चांदीखोल और पदूर है। चांदीखोल जो कि ओडिशा में है और पदूर जो कि कर्नाटका में है। यहाँ पर ये
स्ट्रेटजिक रिजर्व बनाए जाने वाले हैं। स्ट्रेटजिक रिजर्व है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास सफिशिएंट फ्यूल रहे अगर इंपोर्ट करने में कुछ दिक्कत हो तो। इसके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है वो है इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में है। नेक्स्ट रिलेटेड टू अखंड भारत। सो रिसेंटली एक मुराल था अखंड भारत का जो नई पार्लियामेंट में था और उसी की वजह से ये इवेंट न्यूज़ में आई थी। अखंड भारत का मतलब यूनाइटेड इंडिया, जो आज़ादी से पहले की हम बात करते हैं। सो ये जो टर्म है इसको राधा कुमुद मुखर्जी ने यूज़ किया था फर्स्ट टाइम 1944 में इन रिस्पॉन्स टू मुस्लिम लीग्स डिमांड फॉर सेपरेट पाकिस्तान। सो मुस्लिम लीग का डिमांड था कि हमें एक अलग कंट्री बनाना है, अलग पाकिस्तान बनाना है, अलग देश बनाना है। उसी के कंटेक्स्ट में जो राधा कुमुद मुखर्जी हैं उन्होंने ये टर्म का, ये आइडिया का यूज़ किया था अखंड भारत का। सो आपसे टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दैट इट वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय हूम। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू हेलीकॉप्टर्स के नेविगेशन। सो एशिया में पहली बार इंडिया ने हेलीकॉप्टर्स के नेविगेशन के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और इसके लिए गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। गगन की बात करें तो ये है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जिसको डेवलप किया है इसरो ने। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट साइक्लोन बिपारजोय, जो कि अरबियन सी में डेवलप हुआ था और इसका नाम है वो बांग्लादेश ने दिया था। दो इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ पर, सो ये अरबियन सी में डेवलप हुआ था यानी इंडिया की वेस्टर्न साइड में, और दूसरा ये नाम दिया है बांग्लादेश ने। और साइक्लोन बिपारजोय है वो पहला साइक्लोन बना है विद लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन इन अरबियन सी। सो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अरबियन सी में लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन वाला जो साइक्लोन है वो कौन सा था। सो आंसर वुड बी बिपारजोय। नेक्स्ट रिलेटेड टू होमो नालिडी। सो ये ह्यूमन स्पीसीज से रिलेटेड एक न्यूज़ है, यानी कि यहाँ पर हमारे एंसेस्टर्स बहुत पुराने ह्यूमन हैं, उनके जो बरियल्स हैं वो पाए गए थे और ये साउथ अफ्रीका में एक लोकेशन है। साउथ अफ्रीका में एक केव है राइजिंग स्टार केव, ये उसका स्पेसिफिक लोकेशन है, ये साउथ अफ्रीका है। सो वहाँ पर ये केव है और इस केव को रिपोर्ट किया था ली बर्जर ने 2013 में। ये राइजिंग स्टार केव है जो साउथ अफ्रीका में है और यहाँ पर ग्रेव साइट मिले हैं स्मॉल ब्रेन ह्यूमनॉइड्स, छोटे दिमाग के जो ह्यूमन बींग्स हैं, पुराने टाइम की बात है। सो वहाँ के उनके ग्रेव यानी कि उनकी कब्रें, जहाँ पर उनको ज़मीन में दफनाया गया था, उनकी कब्रें यहाँ पर मिली हैं। सो आज के नेशनल इशू में इतना ही। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का सेक्शन है। फर्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू जर्मनी। सो रिसेंटली जर्मनी में रिसेशन आ गया। जर्मनी जो कि यूरोप की एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमी है, रिसेशन की अगर मैं बात करूं तो रिसेशन का मतलब है 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए जीडीपी में स्लो डाउन आ गया है। स्लो डाउन 2 क्वार्टर्स, साल के अगर मैं बात करूं तो साल में टोटल 4 क्वार्टर हो गए, 12 महीने के 4 क्वार्टर। सो दैट मीन्स 3 × 2 6 मंथ्स तक अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा तो उसको हम बोल देते हैं रिसेशन। सो जर्मनी जो कि यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है उसमें रिसेशन आया है। इसके अलावा रिसेंटली न्यूजीलैंड में भी रिसेशन आया है। रिसेशन का मतलब क्या है, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में कॉन्ट्रैक्शन आना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जीडीपी में कमी आना, इकोनॉमिक स्लो डाउन होना। अब जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट है वो दिया था साइमन कुजनेट ने, साइमन कुजनेट। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू आयरलैंड। सो रिसेंटली आयरलैंड पहली ऐसी कंट्री बनी है जिन्होंने यूरोपियन यूनियन में हेल्थ वार्निंग्स इशू की हैं रिलेटेड टू अल्कोहल। सो अल्कोहल पर अब हेल्थ वार्निंग्स इशू की जाएंगी और ऐसा करने वाला आयरलैंड पहला कंट्री बना है। अल्कोहल की अगर हम बात करें तो बिहार ऑलरेडी लिकर पर प्रोहिबिशन लगा चुका है और इसीलिए बिहार को एक्साइज
कलेक्शन में भी लॉस हुआ है। एक्साइज और कस्टम की अगर मैं बात करूं, एक्साइज है वो लगाया जाता है ऑन मैन्युफैक्चरिंग, और कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, कस्टम लगाया जाता है ऑन इंपोर्ट्स। सो आयरलैंड पहला ऐसा देश बना है जिन्होंने अल्कोहल पर वार्निंग्स इशू करने की बात कही है। यूरोपियन यूनियन में पहला ऐसा देश बना है। अल्कोहल की अगर हम बात करें तो बिहार ने अल्कोहल पे ऑलरेडी प्रोहिबिशन लगा दिया है, और इसी वजह से बिहार सरकार को एक्साइज कलेक्शन में कमी आई है। इसके अलावा रिसेंटली टर्की भी न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ इट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और वहाँ पर दोबारा से रजब तैयब अर्दोगान हैं, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, और उन्होंने टर्की के कमाल किलिकडारोग्लू को हराया है, जिनको टर्की का गांधी भी बोला जाता है। टर्की की अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये टर्की है, ये टर्की कैपिटल। इसके अलावा ये बॉर्डर बाउंड्री शेयर करता है सीरिया, इराक, ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया। इसके साथ साथ वेस्टर्न साइड में और सदर्न साइड में ये बॉर्डर बाउंड्री शेयर करता है मेडिटेरेनियन सी के साथ में। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सो इंडिया और नेपाल है, ये दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं इस स्पेसिफिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। सो दो इंपॉर्टेंट चीज़, ये कौन सी नदी पर है, ये अरुण नदी पर है, और इंडिया की तरफ से सतलुज जल विद्युत निगम SJVN लिमिटेड है, वो इस प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट करने वाला है। किसके साथ? नेपाल के साथ। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू बोला टिनुबू, जो कि नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं, बोला टिनुबू। और नाइजीरिया की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो ये है अबूजा। इससे पहले नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोहम्मदू बुहारी। नाइजीरिया की अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और उसके साथ साथ अफ्रीका की ये सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है। इसके अलावा अफ्रीका में साउथ अफ्रीका और इथियोपिया सेकेंड और थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है। सो नए प्रेसिडेंट हैं बोला टिनुबू। नाइजीरिया की अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है और ये सबसे पॉपुलस कंट्री भी है। नेक्स्ट है पेट्री ओर्पो। पेट्री ओर्पो फिनलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो सक्सेसर है सना मारीन की। इसके अलावा रिसेंटली एक और यूरोपियन कंट्री न्यूज़ में थी, इस्तोनिया, जो कि पहली सेंट्रल यूरोपियन कंट्री बनी है जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया है, अप्रूवल दिया है। इसके अलावा रिसेंटली UAE दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, वो न्यूज़ में था क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया है कि वो CMF से विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ करने का मतलब अब वो इसका पार्ट नहीं होंगे। CMF क्या है? CMF है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। सो ये एक US लेड इनिशिएटिव था, रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि UAE ने इसको विड्रॉवल करने की अनाउंसमेंट की है। विड्रॉवल का मतलब अब UAE इसका पार्ट नहीं रहना चाहता है। CMF की बात करें तो ये है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, जो कि गल्फ वाले एरिया में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ये सेटअप किया गया था 2001 में। और इसका अगर हेडक्वार्टर्स की बात करूं तो ये बहरीन में है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू अमा अटा आइडू, जो कि एक राइटर एंड फेमिनिस्ट हैं घाना से, और रिसेंटली उनकी डेथ हुई है। उनका फर्स्ट बुक था द डिलेमा ऑफ घोस्ट। सो दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, ए नेम ऑफ द ऑथर दैट इज अमा अटा आइडू, जो कि कहाँ से है? घाना से है, और उनकी फर्स्ट बुक क्या है? द डिलेमा ऑफ द घोस्ट। नेक्स्ट है कखोका डैम, जो कि सदर्न यूक्रेन में है, और ये नीपर नदी पर है। सो रिसेंटली ये डैम न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। सो नदी का नाम है नीपर नदी, डैम का नाम है कखोका डैम, जो कि यूक्रेन में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिलेटेड टू ईरान एंड तालिबान। सो रिसेंटली ईरान एंड अफगानिस्तान वर इन न्यूज़, क्योंकि दोनों के बीच में एक वाटर सोर्सेज को लेकर कन्फ्लिक्ट है।
और ये वाटर कौन सी नदी का है? ये है हेलमंद नदी, जो कि अफगानिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। सो हेलमंद नदी का जो वाटर है उसके ऊपर दोनों का डिस्प्यूट है बिटवीन ईरान एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट है कोसोवो सर्बिया टेंशन। सो दोनों इन एरियाज़ के बीच में टेंशन है। कोसोवो है जो पहले सर्बिया का एक पार्ट हुआ करता था, 2008 में उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। हालांकि सर्बिया इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, दैट मीन्स कोसोवो का जो स्टेटहुड है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने भी अभी तक फॉर्मली कोसोवो को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। सो कोसोवो पहले सर्बिया का ही पार्ट हुआ करता था, 2008 में उन्होंने अपना अलग देश डिक्लेयर कर दिया। सर्बिया ऑब्वियसली इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, इवन इंडिया ने भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात देखें तो ये है सर्बिया और इसी में ये वाइट वाला पार्ट है कोसोवो। ये है इटली, ये है ग्रीस, ये है बुल्गारिया, बोस्निया, क्रोएशिया, हंगरी, रोमानिया। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू चाइना। सो रिसेंटली चाइना ने अपना शंझोउ 16 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है और इसके थ्रू चाइना ने अपना पहला सिविलियन है उसको तियांगोंग स्पेस स्टेशन में सेंड किया है। तियांगोंग स्पेस स्टेशन है, एक एक्चुअली काउंटर है टू आईएसएस। आईएसएस क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में है, लो अर्थ ऑर्बिट में है। तियांगोंग स्पेस स्टेशन की बात करें तो ये चाइना का स्पेस स्टेशन है। एक्चुअली पहले चाइना भी इस आईएसएस के थ्रू ही काम करता था, लेकिन यूएसए ने चाइना को बैन कर दिया है, तो चाइना ने अपना एक अलग से स्पेस स्टेशन सेटअप किया है जिसका नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। अगर आईएसएस की बात करें तो ये मल्टीपल कंट्रीज का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसमें यूएसए का है नासा, रशिया का रोस्कोस्मोस, जापान का जेएएक्सए, यूरोप का ईएसए और कनाडा का सीएसए। ये 5 स्पेस एजेंसीज ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया था। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू ए वैरायटी ऑफ व्हेल। ये व्हेल है। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि ऐसा माना जाता है या ऐसा न्यूज़ में बताया गया है कि इसको रशिया ने एज ए स्पाई यूज़ किया है, दैट मीन्स टू कैप्चर इन्फॉर्मेशन। सो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि रिसेंटली दिस टर्म हवाल्डिमीर वाज इन न्यूज़, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? सो ये एक वैरायटी ऑफ व्हेल है और रशिया के ऊपर ऐसा एक्यूजेशन है कि रशिया ने एक ये काइंड ऑफ हार्नेस या पट्टा यूज़ करके इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने की कोशिश की है। दैट मीन्स दिस व्हेल वाज यूज्ड एज ए स्पाई। व्हेल को एज ए स्पाई, एज ए जासूस यूज़ करने की कोशिश की गई है। एक और न्यूज़ रशिया के पड़ोसी नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड है। नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला स्पाई सैटेलाइट है वो लॉन्च किया था जिसका नाम था मलिगयोंग सैटेलाइट, जो कि रिसेंटली क्रैश हो गया। नेक्स्ट रिलेटेड टू यूएनएससी। यूएनएससी क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स है, P5 जिनको हम बोलते हैं, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब अगर कोई एक किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी को ना बोल देगा तो ऑब्वियसली उस पर प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती है। सो ये 5 देश हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जिसमें से 5 हैं वो हर साल इलेक्ट होते हैं 2 साल के टेन्योर के लिए, यानी 5 इस साल इलेक्ट हो गए, 5 अगले साल इलेक्ट हो जाएंगे, फिर इतने टाइम में इन 5 का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। सो एज ऑफ नाउ अगर मैं नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात करूं, परमानेंट मेंबर्स तो ये P5 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात करूं तो उनका टेन्योर होता है 2 साल के लिए, और एज ऑफ नाउ ये मेंबर्स हैं अल्बानिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, गबोन, घाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्ज़रलैंड, UAE। अगर मैं नॉमिनेशन या अपॉइंटमेंट की बात करूं तो इसके लिए ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। दैट मीन्स ये मेंबर कहाँ से होने वाले हैं। सो 5 मेंबर हैं वो अफ्रीका और एशिया से होने वाले हैं, 1 मेंबर है वो ईस्टर्न यूरोप से, 2 मेंबर है वो लैटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, और 2 मेंबर है वो वेस्टर्न यूरोप से होने वाले हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू अटलांटिक डिक्लेरेशन। सो ये यूएसए है, ये यूके है, इनके बीच में अटलांटिक ओशन है। सो अटलांटिक डिक्लेरेशन है वो किस से रिलेटेड है, यूके एंड यूएसए, ताकि दोनों है वो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन बढ़ा सकें इन केस ऑफ डिफेंस एंड इन केस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इनका मेन फोकस है सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप है, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मिनरल्स पर कोलैबोरेशन करना। सो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि अटलांटिक डिक्लेरेशन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। सो दैट इज रिलेटेड टू कोलैबोरेशन बिटवीन यूएसए एंड ब्रिटेन। इसके अलावा यूएस से रिलेटेड कुछ और डिफेंस एग्रीमेंट या कुछ और एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट है ANZUS, ये 3 देश का एक ग्रुप है, ANZUS, दैट मीन्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूएसए। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है क्वाड, क्वाड में 4 देश हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है फाइव आइज अलायंस, जो कि इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है। ये 5 देश हैं, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इसके अलावा रिसेंटली AUKUS, ये क्या था, A न्यूजीलैंड यूएस है, ये है AUKUS यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। सो ये कुछ यूएस एसोसिएटेड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफेंस एग्रीमेंट्स, ताकि यूएसए है वो चाइना और उसके नेबरहुड में अपना कमांड बना सके। नेक्स्ट रिलेटेड टू अमेरिकन राइटर कॉर्मैक मैकार्थी, रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है और उनका फर्स्ट नोवेल था द ऑर्चर्ड कीपर। इसके अलावा उनकी कुछ और नोवेल हैं, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, ब्लड मेरिडियन एंड द रोड। उन्होंने 2007 में पुलित्जर अवार्ड जीता था, पुलित्जर प्राइज जीता था फॉर हिज बुक द रोड। इसके अलावा रिसेंटली योगा न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ यमन। तो यमन पहली ऐसी विदेशी सरकार बनी है जिन्होंने योगा को प्रमोट करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। नेक्स्ट रिलेटेड टू साजिद मीर, सो जो कि पाकिस्तान बेस्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है लश्कर ए तैयबा। सो रिसेंटली इंडिया और यूएस का एक प्रपोजल था कि इसको एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। हालांकि इस प्रपोजल को रिसेंटली चाइना ने ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो रिसेंटली पाकिस्तान ने होली सेलिब्रेशंस को भी यूनिवर्सिटीज़ में बंद कर दिया है। इसके अलावा रिसेंटली जापान न्यूज़ में था क्योंकि जापान ने सेक्स क्राइम बिल में कुछ अमेंडमेंट किए हैं और उन्होंने जो एज है, एज ऑफ कंसेंट, उसको इंक्रीज़ कर दिया है। पहले ये था 13, अब ये कर दिया गया है 16। नेक्स्ट है रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट। सो रिसेंटली इस प्रोजेक्ट के थ्रू डिफरेंट एरियाज़ में वर्कशॉप कंडक्ट करवाई गई। एक्चुअली रोड सेफ है, रोड सेफ्टी वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है बिकॉज सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है उसका रोड एक्सीडेंट में डेथ होता है और उसी को बेटर करने के लिए, रोड सेफ्टी को बेटर करने के लिए ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है और इसी के तहत बांग्लादेश है उसको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दी गई है। नंबर आपको याद रखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट रिलेटेड टू ऑनरिंग फॉलन पीस कीपर्स। सो ये इंडिया का एक प्रपोजल है जहां पर यूनाइटेड नेशन में जो पीस कीपर हम भेजते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के तौर पर, उन शहीदों की याद में हमने ये एक प्रपोजल रिकमेंड किया है। प्रपोजल किसका है? इंडिया का है, ताकि हम उनको ऑनर कर सकें, उनको रिस्पेक्ट दे सकें बाय बिल्डिंग ए मेमोरियल वॉल। नेक्स्ट रिलेटेड टू यूनेस्को। सो रिसेंटली यूएसए न्यूज़ में था बिकॉज यूएसए ने अनाउंस किया है कि वो यूनेस्को को वापस से ज्वाइन करना चाहता है। एक्चुअली कुछ साल पहले यूएसए ने इजराइल के साथ यूनेस्को को छोड़ दिया था 2018 में। यूनेस्को की अगर बात करें तो यह है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट रिलेटेड टू ब्लैक सी ग्रेन डील। सो रिसेंटली रशिया ने थ्रेटन किया है कि वो अब इस डील का पार्ट नहीं होगा।
एक्चुअली इस डील से एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। पहली बात, इस डील को निगोशिएशन करवाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था यूनाइटेड नेशन और टर्की का। 2022 में इस डील को साइन अप किया गया था ताकि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उससे फूड सिक्योरिटी को खतरा ना हो। तो इसके तहत ये अलाउ किया गया कि दोनों देश हैं वो फूड और फर्टिलाइज़र एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ को अलाउ करेंगे, और ये यूक्रेन की 3 पोर्ट से अलाउ किया गया। दैट मीन्स इन 3 पोर्ट से फूड एंड फर्टिलाइज़र को एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी गई इस डील के थ्रू। और इस डील को ब्रोकर किसने करवाया था? टर्की और यूनाइटेड नेशंस ने। सो ये 3 पोर्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, चर्नोमोर्स्क, ओदेसा एंड पिवडेनी पोर्ट, जो कि यूक्रेन से एसोसिएटेड है, यूक्रेन से एसोसिएटेड है। इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन फूड और फर्टिलाइजर के केस में अगर रशिया ये एक्सपोर्ट करता है तो उस पर वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस नहीं लगेंगे, ऐसा भी एक प्रोविजन था। सो सिंपली आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ब्लैक सी ग्रेन डील है वो किससे एसोसिएटेड है? सो ये एसोसिएटेड है यूक्रेन एंड रशिया से। ब्लैक सी की अगर मैं बात करूं सो ये ब्लैक सी है, ये टर्की है, ये यूक्रेन है और ये रशिया है। 3 पोर्ट्स जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की, ये वो 3 पोर्ट्स हैं। ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज की अगर बात करें तो ये कंट्रीज हैं टर्की, ये है टर्की, सेकेंड है बुल्गारिया, थर्ड है रोमानिया, बुल्गारिया, थर्ड है रोमानिया, फोर्थ है यूक्रेन, फिफ्थ है रशिया एंड सिक्स्थ है जॉर्जिया। नेक्स्ट रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू यूएसए। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने यूएस को विजिट किया था और ये एक स्टेट विजिट थी। स्टेट विजिट को हाईएस्ट कैटेगरी में रखा गया है। इससे पहले और पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने भी स्टेट विजिट की थी, जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन इन 1963 एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह इन 2009। स्टेट विजिट का मतलब है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूएस की इनविटेशन पर यह विजिट कंडक्ट की थी। नेक्स्ट रिलेटेड टू इम्प्लोजन ऑफ टाइटन। एक्सप्लोजन एक टर्म है जिसका मतलब बाहर की तरफ फटना, इम्प्लोजन का मतलब है बिकॉज ऑफ प्रेशर अंदर की साइड फटना। सो टाइटन जो कि एक सबमर्सिबल थी, रिसेंटली वो इम्प्लोड कर गई, जिसकी वजह से 5 जो लोग थे उनकी डेथ हो गई। इन 5 के नाम हैं वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सो 2 तो पाकिस्तान के लोग थे, एक था शहजाद एंड सुलेमान दाऊद, उसके अलावा एक ब्रिटिश बिजनेसमैन थे हमिश हार्डिंग, एक फ्रेंच डाइवर थे पॉल हेनरी नार्गेलोट एंड लास्ट थे स्टॉकटन रश, जो कि ओशन गेट कंपनी जिनका ये सबमर्सिबल था उसके सीईओ थे। सो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें, कंपनी का नाम पूछा जा सकता है, दैट इज ओशन गेट, और इस सबमर्सिबल का नाम था टाइटन। ये एक सबमर्सिबल थी। टाइटन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टाइटन क्यों नीचे गया था? इसको टाइटैनिक जो जहाज डूबा था उसका मलबा देखने के लिए ये लोग नीचे गए थे, जो कि अटलांटिक ओशन में डूबा था। इम्प्लोजन का मतलब क्या है? इम्प्लोजन का मतलब है प्रेशर की वजह से इंटरनली क्रम्बल कर जाना, कोलैप्स कर जाना। एक्सप्लोजन का मतलब होगा आउटसाइड क्रम्बल करना, कोलैप्स करना। इसके अलावा अगर टाइटैनिक की बात करें तो ये एक ब्रिटिश पैसेंजर था जो कि 1912 में डूब गया था इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन। टाइटन की अगर बात करें जो रिसेंटली डूबा है वो ओशन गेट के द्वारा ऑपरेट किया जाता था। इसके अलावा एक और टर्म है सबमर्सिबल और सबमरीन। सबमर्सिबल का मतलब है इसके पास अपना खुद का एक इंजन नहीं है, ये किसी और जहाज के थ्रू काम करती है, और इस जहाज का नाम था पोलार प्रिंस। सो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है। और टाइटन का जो बॉडी था, आउटर कवर था, वो कार्बन फाइबर से बना हुआ था, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। सो 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें, कंपनी का नाम था ओशन गेट,
सबमर्सिबल का नाम था टाइटन, इसके जहाज का नाम था पोलार प्रिंस। ये नीचे गए थे टू ओवरसी द रैकेज ऑफ टाइटैनिक। कहाँ पे था ये? नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। और ये सबमर्सिबल है वो किस कंपनी के था? ओशन गेट का, ओशन गेट। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू चाइना एंड पाकिस्तान। जो चाइना एंड पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिस एग्रीमेंट के तहत मियावली ज़िले के अंदर एक चश्मा न्यूक्लियर प्लांट होगा, जिसका ऑब्जेक्टिव है 1200 मेगावाट का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करना। ये पंजाब के मियावली ज़िले में होगा और ये पाकिस्तान का 7th न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। इसके लिए पाकिस्तान और चाइना ने कोलैबोरेशन किया है। सो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जुलाई महीने के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स।